नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर और उसमें पॉलिटी का पार्ट अपना जारी है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और आपकी विधायिका, ये टॉपिक अपना जारी है। लास्ट टाइम में आपने जो अतिव्यापी शक्तियां हैं उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की और आज इसी में आगे देखते हैं न्यायपालिका की अतिव्यापी शक्तियां। पहला दे रखा है इसमें कार्यपालिका के साथ में, यानी न्यायपालिका है वो कार्यपालिका के साथ में किस प्रकार से काम करती है, कौन कौन सी जो शक्तियां हैं उनका उपयोग करती है। अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय पूर्ण न्याय के लिए आदेश जारी कर सकता है। कार्यपालिका के साथ में अनुच्छेद 142 के तहत जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, वो पूर्ण न्याय के लिए आदेश जारी कर सकता है, जिससे उसे कुछ कार्यकारी कार्यों के संचालन की अनुमति मिलती है। जैसे जब कार्यपालिका विफल हो जाती है तो अधिकारियों को कार्य करने का निर्देश देना, यह कामकाज होता है अनुच्छेद 142 के तहत। न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका को कार्यपालिका के कार्यों की जांच करने की अनुमति देती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे संविधान के अनुरूप हैं। जांच करने की अनुमति देता कौन है? न्यायिक समीक्षा के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका के जो कार्य किए जा रहे हैं कार्यपालिका के द्वारा उनकी जांच करने की अनुमति देती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे संविधान है उसी के अनुसार किए जा रहे हैं। विधायिका के साथ में देखें, न्यायपालिका संविधान के मूल ढांचे की अपरिवर्तनीयता सुनिश्चित करती है। न्यायपालिका यह कहती है कि जो संविधान के मूल ढांचा है, शुरुआती तौर पर जो तैयार किया गया था, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। जैसा कि केशवानंद भारती मामले में स्थापित किया गया था। केशवानंद भारती मामला क्या था मित्रों? इसकी उत्पत्ति की बात की जाए केशवानंद भारती मामले की, तो ये 1950 और 1960 के दशक में भारतीय राज्य केरल था, केरल वहां पर शुरू किया गया। किसके लिए? भूमि सुधारों के लिए। भूमि सुधारों के लिए, यानी भूमि सुधारों से ये जुड़ा हुआ है। और इन सुधारों का ये उद्देश्य था कि भूमाफी हैं या भूस्वामी हैं, उनसे भूमि को, भूमिहीन जिनके पास में भूमि नहीं है और गरीबों में पुनर्वितरित किया जाए। यह आपका केशवानंद भारती मामला था, ध्यान में रखें, जिससे वह विधायिका द्वारा किए गए उन संशोधनों को निरस्त करने में सक्षम हो जाती है जो मूल संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। न्यायपालिका विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों की न्यायिक समीक्षा भी करती है तथा अनुच्छेद 13 के तहत असंवैधानिक पाए गए किसी भी कानून को अमान्य कर देती है। विधायिका द्वारा जो भी कानून पारित किए गए हैं उनकी समीक्षा, न्यायिक समीक्षा करती है कौन? न्यायपालिका। और अनुच्छेद 13 के तहत अगर कोई मामला जो संविधान के अनुसार नहीं है, असंवैधानिक है, तो उस कानून को अमान्य कर सकती है न्यायपालिका। आगे बढ़ने का रास्ता, आगे बढ़ने का रास्ता, शक्ति पृथक्करण को प्रभावी करना, कॉलेजियम प्रणाली को संहिताबद्ध करके और पारदर्शिता सुनिश्चित करके न्यायिक नियुक्तियों में सुधार किया जाना चाहिए। कॉलेजियम प्रणाली, ये कल भी आपको बताया था कि भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति है और उनके तबादले किस प्रकार से किए जाने हैं, उसकी एक प्रक्रिया है कॉलेजियम प्रणाली। छोटे छोटे शब्द हैं लेकिन इनको आपको ध्यान में रखना है। संहिताबद्ध करके, संहिताबद्ध का मतलब क्या है? कानूनों को, जितने भी कानून हैं उनको एक जगह पर इकट्ठा किया जा सकता है और उन्हें आसानी से समझा जा सकता है, वही आपका है संहिताबद्ध या संहिताबद्ध। और पारदर्शिता सुनिश्चित करके न्यायिक नियुक्तियों में सुधार किया जाना चाहिए। यह है शक्ति पृथक्करण को प्रभावी करना। नियुक्तियों के लिए निश्चित समय सीमा से देरी कम हो सकती है और न्यायपालिका की दक्षता बनी रह सकती है।
न्यायिक अतिक्रमण के मुद्दे को हल करने के लिए विशेष रूप से न्यायिक समीक्षा के क्षेत्रों में विधायी सीमाओं को स्पष्ट किया जाना चाहिए ताकि संघर्षों को कम किया जा सके और शाखाओं के बीच में सामंजस्य बनाए रखा जा सके। न्यायिक अतिक्रमण। प्यारे मित्रों, न्यायिक अतिक्रमण तब होता है जब न्यायपालिका है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल करके विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में इंटरफेयर करती है, यानी न्यायिक शक्ति का दुरुपयोग करती है, वही आपका न्यायिक अतिक्रमण है। और इसके मुद्दे को हल करने के लिए विशेष रूप से न्यायिक समीक्षा के क्षेत्रों में विधायी सीमाओं को स्पष्ट किया जाना चाहिए ताकि संघर्षों को कम किया जा सके और शाखाओं के बीच में न्यायपालिका, विधायिका और एक कार्यपालिका इनके बीच में सामंजस्य बनाया रखा जा सके। जांच और संतुलन को बढ़ाना, कानूनों के कार्यान्वयन की निगरानी और उनकी प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए विधायी जांच के बाद के जो तंत्र हैं उनको संस्थागत बनाया जाना चाहिए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किए गए और लोकपाल जैसे निरीक्षण निकायों को कार्यपालिका को जवाबदेह बनाने के लिए अधिक स्वायत्तता तथा अधिकार दिए जाने चाहिए। एक क्या होता है केग और लोकपाल? प्यारे मित्रों, एक ऐसा संस्था या संवैधानिक पद है जो सरकार के कामकाज की क्या करता हो, निगरानी करता हो और जवाबदेही भी सुनिश्चित करता है। वही है आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है किए गए। और लोकपाल भ्रष्टाचार की जितनी भी शिकायतें हैं देशव्यापी, उनकी जांच करने वाला एक अधिकारी होता है लोकपाल। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और लोकपाल जैसे निरीक्षण निकायों को कार्यपालिका को जवाबदेह बनाने के लिए अधिक स्वायत्तता तथा अधिकार दिए जाने चाहिए जिससे वो सही प्रकार से अपने कार्यों को कर सकें। कार्यपालिका को विधायी आदेशों के अवहेलना करने से रोकने के लिए अध्यादेश बनाने की शक्तियों को सीमित किया जाना चाहिए। विधायी समितियों को प्रशिक्षण और संस्थानों के माध्यम से कार्यकारी कार्यों की अधिक प्रभावी रूप से जांच करने के लिए सशक्त बनाना तथा जांच एवं संतुलन की एक प्रभावी प्रणाली को बढ़ावा देना। विधायी जो समितियां हैं उनको प्रशिक्षण और संसाधनों के माध्यम से कार्यकारी कार्यों की अधिक प्रभावी रूप से जांच करने के लिए सशक्त बनाना चाहिए। जांच एवं संतुलन की एक प्रभावी प्रणाली को बढ़ावा देना चाहिए। नागरिक सहभागिता और लोक कल्याण, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए विधेयकों तथा फीडबैक तंत्र के माध्यम से विधायी प्रक्रिया में सार्वजनिक परामर्श को संस्थागत बनाया जाना चाहिए। कानूनी साक्षरता कार्यक्रम नागरिकों को अपने अधिकारों को समझने और उनकी रक्षा करने में सशक्त बना सकते हैं तथा ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि सभी शाखाएं जनता के प्रति जवाबदेही बनी रहें। पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ाने के लिए विधायी कार्यकारी तथा न्यायिक प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण करना और सूचना तक जनता की पहुंचे सुनिश्चित करना। अब देखिए आगे, अंतर शाखा समन्वय। अंतर शाखा यानी जो शाखाएं हैं तीनों, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इनके बीच में समन्वय, तालमेल, शाखाओं के बीच में नियमित संवाद और परामर्श से विवादों का समाधान किया जा सकता है तथा सहयोग को बढ़ावा भी दिया जा सकता है। सहयोग को बढ़ावा, विवादों का समाधान कब होगा? नियमित संवाद, परामर्श से शाखाओं के बीच में। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को शामिल करने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन विवादों को सुलझाने एवं सामंजस्यपूर्ण शासन को बढ़ावा देने के लिए मंच के रूप में काम कर सकते हैं। तो यह अंतर शाखा समन्वय है। एक प्रभावी लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए संतुलन, जवाबदेही और संवैधानिक सिद्धांतों के पालन के माध्यम से अधिकारों की सुरक्षा आवश्यक है। तो यह टॉपिक आपका कंप्लीट होता है मित्रों। यहीं पर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इनको
अच्छे से आपको समझाया गया है। फिर भी किसी प्रकार की कमी या त्रुटि रहती है तो आप दोबारा से पूछ ही सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य ही कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ में थोड़ा थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के होम स्क्रीन पर आपको लगातार ही मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही मित्रों, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।